मार्केट बेरिश है, मार्केट नीचे आ रही है, मतलब सेलिंग हावी है मार्केट में, सब जगह रेड रेड कंपनी के शेयर्स माइनस में या रेड में दिखाई दे रहे। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तब ऐसे टाइम में क्या करोगे, आप उधर बाइंग तो नहीं करोगे पहले, ठीक है, आप क्या करोगे, उधर सेलिंग करोगे पहले ही ऊपर की भाव पे, बराबर है। और जब भी प्राइस नीचे आएगी तब आप बाय करोगे। मतलब इंट्राडे ट्रेडर को क्या फायदा होता है कि प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका ट्रेंड का डायरेक्शन उसको मालूम है ना, तो वो दोनों साइड में प्रॉफिट कमा सकता है। मतलब अगर बुलिश है मार्केट, आज पॉजिटिव में जाने वाला है ऐसा लगा, तो वो पहले बाय करेगा, ऊपर जाने के बाद सेल करेगा। अगर नीचे आना आने वाला है मार्केट ऐसा उसको लग रहा है, तो वो पहले ही सेल करेगा, नीचे आने के बाद बाय करेगा। बट इधर ध्यान में रखिए सर कि पहले अगर आपने बाय किया है ये शेयर, तो आपने सपोज इंट्राडे में ये 3.5 से पहले सेल कर दिया, पर ये सपोज बढ़ा ही नहीं उस दिन, तो आप क्या बोलते हो कि नहीं आज नहीं तो कल बढ़ेगा, तो ये दूसरे दिन के लिए शेयर में होल्ड रखता हूं, जी उसको होल्ड रख सकते हो। मगर जी इसमें कैश मार्केट में क्या होता है सर, सेलिंग में एक डिसएडवांटेज होता है कि आपको वो शेयर इंट्राडे में ही बाय करना होता है, या इसको हम बोलते हैं कवर करना। आपने जो सेल किया है वो पोजीशन आपको कवर करनी होती है 3.5 या 3:20 से पहले, ठीक है। जी तो आप ये शेयर होल्ड नहीं कर सकते, तो ये मेन डिसएडवांटेज है। तो इस ये डिसएडवांटेज फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये जो एक सेगमेंट है इसको बोलते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट। ये एक्सचेंज ने हेजिंग पर्पस के लिए बनाया है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं सर, वो हेजिंग करते हैं। हेजिंग करते हैं मतलब क्या, कि आपने सपोज कोई भी शेयर बाय किया है, ठीक है, तो बाय किया है मतलब वो शेयर वन साइडेड ऊपर जाएगा ऐसा तो नहीं है। आज जाएगा ऊपर, कल थोड़ा नीचे आएगा, परसों फिर से ऊपर जाएगा, बराबर है ना। तो राइट ऐसा ऐसा शेयर का मूवमेंट रहता है जिगजैग जैसा। तो बहुत से बार क्या होता है कि मार्केट अगर निगेटिव ट्रेंड में है नीचे की तरफ, तो उसने सपोज रिलायंस के शेयर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स बाय करके रखे हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक है सर वो जी बोल जी रहा है कि मुझे 5-6 साल देखना ही नहीं है इस शेयर को। तो जी वो क्या करता है, उसने रिलायंस के शेयर्स लिए हैं, बट मार्केट तो नीचे आ रहा है ना सर। तो जी रिलायंस जो उसने बाय किया है, वो तो उसको उस टाइम में उस फेज में रिटर्न नहीं देगा, बराबर है। तो जी वो क्या करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये जो डेरिवेटिव में इसके दो प्रकार है सर। एक होता है फ्यूचर और दूसरा होता है ऑप्शन। हाँ वही बता रहा हूँ सर आपको। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये जो डेरिवेटिव होते हैं ना, ये डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। दीज आर जी नॉट द फिजिकल शेयर। कम इसमें क्या होते हैं, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना वो ट्रेड करते हैं हम सर। जी तो इधर क्या होता है, डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है सर। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि सपोज आपने, ये जो डेरिवेटिव होता है सर, इसके 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका जो होता है ये करंट मंथ का रहता है, जी उसके बाद नियर मंथ का रहता है, और उसके बाद फार या नेक्स्ट मंथ का रहता है। तो ऐसे 3, आज अभी दिसंबर महीना चालू है, तो दिसंबर करंट मंथ की एक एक्सपायरी है। तो उसके बाद उसके आगे के मंथ का एक होगा, और उसके बाद उसके आगे का, मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी, ऐसे 3 मंथ के फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए मिलते हैं सर। जी तो इससे क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसने लिया है, तो हर एक मंथ के लास्ट थर्सडे को ये एक्सपायर होता है सर। अभी दिसंबर मंथ में 31st को फर्स्ट होगा है। तो इधर होती है एफएनओ एक्सपायरी। तो एफएनओ एक्सपायरी का मतलब क्या है कि जिन्होंने जिन्होंने डेरिवेटिव में, मतलब फ्यूचर या ऑप्शन में सौदा लिया है, तो उनको थर्सडे 31st ऑफ दिसंबर से पहले अगर बाय किया है तो वो सेल करना पड़ेगा, तो अगर सेल किया है तो बाय करना पड़ेगा।
अगर नहीं किया तो वो जो भी प्राइस रहेगा 3:30 बजे उधर वो पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी मार्केट नीचे आता है सर, तो वो लोग क्या करते हैं कि रिलायंस को फ्यूचर में शॉर्ट करते हैं। मतलब फ्यूचर में क्या करते हैं, रिलायंस को सेल करते हैं। तो अभी शॉर्ट करना मतलब शिफ्ट करना है ना सर? शॉर्ट का मतलब है सेलिंग। सेल। ठीक है। राइट। तो वो क्या होता है कि जब भी मार्केट नीचे आता है, तब अभी ये बाय किया हुआ तो लॉन्ग टर्म शेयर है, ये तो वो सेल नहीं करने वाले। तो इधर जब भी मंदी का मार्केट होता है, बेरिश मार्केट होता है, तब ये फ्यूचर का जो ये है, तो वो उनको प्रॉफिट देके जाता है। तो ऐसे होता है सर फ्यूचर एंड ऑप्शन, मतलब इसको बोलते हैं हेजिंग। मतलब दोनों साइड अगर मार्केट गया है तो उधर ट्रेडर ने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, ये जो होजिंग। बट इसमें लिमिटेशन क्या है कि उसका जो फ्यूचर का, अभी निफ्टी का लॉट साइज 75 है, बैंक निफ्टी का 25 है, आपको तो ये मालूम होगा। तो इसमें क्या होता है कि लॉट साइज के हिसाब से आपको क्वांटिटी लेनी पड़ती है। ऐसे 10-15 शेयर लिए ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना है तो मिनिमम 1 लॉट की जो क्वांटिटी है कौन से भी स्टॉक की, वो आपको इधर ट्रेड करनी होती है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसा है कि रिलायंस की अभी लॉट साइज 505 है सपोज। 5 राइट। हाँ, तो रिलायंस का आपको फ्यूचर एटलीस्ट इतना क्वांटिटी आपको इसमें बाय चाहिए, और सेल। रिलायंस का जो फ्यूचर है आपको इधर सेल करना है। तो उतना मार्जिन आपको, मार्जिन मतलब जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उतना राइट। आपके अकाउंट में चाहिए, तो ही ये लॉट इतना ट्रेड हो सकता है। ठीक है। तो आपने अगर ये लॉट सेल किया, तो आपको लगा कि मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया है और वो आज ही के दिन नीचे आ गया, सफिशिएंट आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपको लगा तो आप आज भी बाय कर सकते हो वो। अगर आज नहीं है, कल आपको लग रहा है को ये और नीचे आएगा, तो कल भी बाय कर सकते हो। मतलब थर्सडे की जो सर लास्ट मंथ की जो एक्सपायरी है, लास्ट थर्सडे जो है, उससे पहले आप कभी भी ये रिलायंस प्रॉफिट में आता है तब बाय कर सकते हो। ठीक है। तो अगर ये नीचे आ गया और उसके बाद फिर से ऊपर गया, ठीक है, आपने ये बाय ही नहीं किया, तो फिर भी आपको लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ में आप ये पोजीशन रोल ओवर कर सकते हो, अभी एक्सपायरी नजदीक आई है, तो जी ऐसे टाइम में क्या कर सकते हो आप, करंट मंथ का जो ये रिलायंस का दिसंबर का फ्यूचर आपने सेल किया है, वो करंट मंथ में बाय करने का। ठीक है। तो ये जी हो गया पोजीशन कंप्लीट। और क्या करेंगे आप, नेक्स्ट मंथ का मतलब जनवरी का जो है वो फिर से सेल करेंगे। तो इसका मतलब आपकी जो पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन, वो तभी खड़ी रहेगी उतनी। ठीक है। आपको जी ऐसा लग रहा है कि मैं पहले ही जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में सेल करता हूं फ्यूचर में। अभी आपने, मैंने जो आपको बताया, कैश मार्केट में आप जब ट्रेडिंग करते हो कैश सेगमेंट में, बाय किया हुआ शेयर आज भी सेल कर सकते हो, परसों या 1 महीने बाद कभी भी सेल कर सकते हो। मगर आज जो सेल किया है शेयर, तो आज ही वो आपको बाय करना है। तो मतलब मार्केट अगर नीचे जा रहा है शॉर्ट टर्म में, तो कैश मार्केट में सेलिंग करके कुछ भी फायदा नहीं, आप बने नहीं रह सकते उसमें। राइट। तो इसीलिए ये फ्यूचर एंड ऑप्शन है। तो आप इसमें सेलिंग करके बने रह सकते हो। तो मार्केट जब नीचे जाएगा आपको ये प्रॉफिट देगा। तो फ्यूचर और कैश प्राइस, ये दो जो प्राइस है सर, ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही जगह, मतलब एक ही स्पीड से बढ़ती है या नीचे आती है। ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता। मतलब रिलायंस का स्टॉक कैश में 1 पॉइंट ऊपर गया, तो फ्यूचर में भी 1 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो मतलब ये जो दो है ना, ये जी ऑलमोस्ट सेम ही जी होते। दूसरा जो होता है सर, ये ऑप्शन होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन क्या है, तो इसका मतलब कि सपोज आपके पास अभी रिलायंस अभी चल रहा है 1900 को, ठीक है, और उसकी लॉट साइज है 505। 5। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इतना बड़ा कैपिटल आपके पास चाहिए।
तो ही इसमें बने रह सकते हो। मगर आपके पास सपोज कम कैपिटल है, आपके पास सपोज 50,000 ही है पैसे, फिर भी आपको डेरिवेटिव या रिलायंस के डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करना है शॉर्ट जी, पोजीशन में, तो आप तब क्या आप कर में था। सकते हो सर? तो आप ये जो दूसरा अल्टरनेटिव है ऑप्शन का, तो ऑप्शन में फिर से दो टाइप्स होते हैं सर, सीई और पीई। कॉल और पुट। मतलब हाँ, कॉल और पुट। मतलब जब भी मार्केट ऊपर जाता है, तो ये ग्रीक्स के लैंग्वेज है सर, सीई पीई कॉल पुट। तो इसमें जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो सीई जो है वो बढ़ता है और पीई जो है वो नीचे आता है। और जब भी मार्केट नीचे आता है तो उसके साथ सीई भी नीचे आता है और पीई पुट ऊपर उस जाता टाइम ऊपर जाता है। तो मतलब जब भी आपको लग रहा है इंट्राडे में कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो लोग क्या करते हैं, सीई बाय करना प्रीफर करते हैं। और जब भी मार्केट नीचे आने वाला है तब हम पीई बाय करना प्रीफर करते हैं। तो ये है, इसमें क्या होता है कि 1900 की स्ट्राइक प्राइस जो अभी राउंड फिगर 1900, 1850, 1950, ये स्ट्राइक प्राइस है सर। तो उसमें क्या होता है कि स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग उसके रेट होते हैं रिलायंस के शेयर के। तो इधर सपोज 20 रुपए होगा, 1950 की लेवल पे 15 रुपए होगा। तो आपका क्या होता है इसमें, 15 इंटू लॉट साइज, एक लॉट की कीमत, इतना ही कैपिटल इसमें ब्लॉक हो जाता है। तो इधर जो बड़ा कैपिटल चाहिए था आपको फ्यूचर में, उतना तो नहीं था आपके पास, बट जी, फिर भी ऑप्शन में आप क्या कर रहे हो, उतने ट्रेड में कम पैसे में वो ऑप्शन बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो। तो ऐसे होता है, छोटे छोटे कीमतों पे भी आप कॉल पुट लेके डेरिवेटिव मार्केट में बने रह सकते हो। ठीक है। तो ये राइट। होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। मतलब अभी सपोज आपको लग रहा है कि फ्यूचर फ्यूचर इतना वैल्यू तो नहीं है मेरे पास, बट रिलायंस तो नीचे आएगा ही आएगा, तो आप क्या करोगे, रिलायंस का जो पुट है, रिलायंस का जो पीई है, वो आप जी, बाय करके रखोगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो जैसे भी रिलायंस का प्राइस नीचे आएगा, ये पीई बढ़ेगा मार्केट के साथ और आपको प्रॉफिट होगा उधर। तो ये होता है डेरिवेटिव मार्केट सर। ठीक है। तो राइट। अभी हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में, ये स्टॉक मार्केट का प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट कैसे वर्कआउट होता है, डिमांड सप्लाई जोन क्या है, मतलब डिमांड सप्लाई चलता कैसे है, तो मोबाइल का एग्जांपल देख के हमने देखा। और उसके बाद हेजिंग और ये डेरिवेटिव मार्केट जो होता है, ये जो कंसेप्ट है, ये भी हमने देखी। अभी हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे कि अभी स्टॉक मार्केट जो हमें काम करना है सर इसमें, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डिसिप्लिन है, तो ये मैं अभी आपको कैसे फॉलो करनी है ये बताने वाला हूँ। तो स्टॉक मार्केट में सर ट्रेंड जो होते हैं आपने सुना होगा, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, और ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहती है जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन का फेज। तो मतलब मार्केट जब ऊपर ऊपर जाता है, तो ऊपर जाता है इसका मतलब क्या होगा, इधर बाइंग ज्यादा हो रही है, तो ही मार्केट ऊपर जा रहा है, बराबर है। और जब जी, भी मार्केट नीचे आ रहा है तो इसका मतलब फीलिंग। सेलिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है ना, वो हमें ट्रेंड दिखाता है। ओके। और जब भी मार्केट, बहुत से दिन बार आपने देखा होगा कि मार्केट को मूवमेंट ही नहीं होती, एक ही जगह ट्रेड करता है, तो हम इसको बोलते हैं रेंज बाउंड मूवमेंट। ठीक है। तो जी, मार्केट जब भी ऊपर जाता है सर, तो वो कितना ऊपर जा सकता है, कितने टाइम के लिए ऊपर जा सकता है, जब नीचे आता है तो कितने टाइम के लिए नीचे आ सकता है। तो इसका जो एक थियरी है, उसको बोलते हैं डाउ थियरी। तो डाउ थियरी मतलब चार्ल्स डाउ नाम का एक सर ये था, बंदा था। तो उसने जी, यूएस में क्या किया, डाउ जोन्स जो इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स है ना, तो जी उसके सर, जो जो।
हाँ, उसके रिलेटेड एक थियरी डेवलप की। तो उसने उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो मार्केट को अप्लाई होते हैं या मार्केट के ट्रेंड को अप्लाई होते हैं सर। ठीक है। तो उसमें सर देखिए, पहले जो होता है उसने दिखाया, उसने बताया कि नीचे की तरफ जब भी सपोर्ट होता है ना, तो उधर होता है एक्यूमुलेशन। ये जो फेज रहती है ये एक्यूमुलेशन की होती है, मतलब इधर लोग एक स्टॉक को बाय करते हैं सर। ठीक है, और एक्यूमुलेट करके प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। ओके। तो इधर क्या होता है, इधर से प्राइस थोड़ा सा ऐसा नीचे आता है। तो नीचे आने के बाद इसको हम बोलते हैं पुल बैक। मतलब थोड़ा सा इधर क्या है, जिन्होंने इधर बाय किया है ना, वो इधर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये हो गया पुल बैक का फेज। तो उसके बाद इधर से मार्केट फिर से ऊपर जाता है सर। तो इधर क्या होता है कि ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन होता है सर। तो इधर लोगों को लगता है, ट्रेडर या बायर्स का पार्टिसिपेशन फेज रहता है ये। इधर लोगों को लगता है कि मार्केट ने अभी सपोर्ट बनाया है और वो ऊपर जाएगा। ठीक है। तो ये होता है दूसरा फेज। उसके बाद मार्केट क्या होता है, एकदम ये तीसरे फेज में जाता है। इसको बोलते हैं एक्सेस फेज। मतलब एकदम ओवरबॉट फेज होता है, बहुत लोगों ने बाय किया है, तो ऐसी स्टेज पे जाके वो खड़ा होता है। ठीक है। तो ये अप ट्रेंड में तीन फेज होते हैं सर। एक्यूमुलेशन, मेन बायर्स पार्टिसिपेशन फेज, और ये जो होता है तीसरा एक्सेस, मतलब ओवरबॉट, बहुत ही बाइंग हुआ है पर्टिकुलर स्टॉक में, तो ये तीसरा लास्ट फेज होता है। और उधर एक टॉप बनाता है मार्केट, और उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको ध्यान में ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं, बट आपको मालूम चाहिए इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ। राइट राइट। इधर क्या हुआ कि जिन्होंने इधर ये स्टॉक इतना बाइंग किया था वो इधर सेल कर दिए, बहुत से उसमें से होल्डिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन ये एक दिन में नहीं होता सर, इट टेक्स टाइम। 2-3 महीने में ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है ये पूरा होता है। और उसके बाद क्या होता है, प्राइस नीचे थोड़ा सा ऊपर आती है, और उसके बाद फिर से नीचे जाने लगती है। तो ये होता है सेलर्स पार्टिसिपेशन फेज। मतलब हम इस स्टेज में बोलते हैं कि अभी मंदी की तरफ मार्केट बढ़ रहा है या बेरिश फेज में ये बढ़ रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर आता है और एकदम जो जल्दी ऐसे नीचे जाने लगता है। इसको हम बोलते हैं पैनिक फेज। तो जैसे ये है कि एक्यूमुलेशन, ट्रेडर्स पार्टिसिपेशन, एक्सेस फेज, वैसे निगेटिव ट्रेंड में डिस्ट्रीब्यूशन, सेलर्स पार्टिसिपेशन और पैनिक फेज। एंड तो ये जो फेजेस है ये डाउ थ्योरी में, इसने डाउ ने, चार्ल्स डाउ जो नाम का बंदा है, उन्होंने ये लोगों के सामने रखी है ये थ्योरी। तो अभी हम क्या करेंगे, डाउ के कुछ रूल्स है ना सर, वो देखेंगे। मतलब ये जो ट्रेंड ऊपर की तरफ शुरू हो रहा है ये कितने दिन तक रहता है या रह सकता है। अगर निगेटिव ट्रेंड है तो वो कितने दिन तक रह सकता है, ये अभी हम देखने वाले हैं रूल्स के साथ। तो अभी ये रूल्स आप अगर आप लिख के लेंगे तो भी चलेगा। तो तीन। पहला जो है सर, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग इसका मतलब क्या है सर, कि जब भी प्राइस नीचे आ रही है, कोई भी प्राइस नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, तो उसमें जो भी बड़े लोगों ने सेलिंग और बाइंग की है, तो वो पूरे जो फैक्टर्स है जो भी सेलिंग के लिए रिक्वायर्ड है या सेलिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर फेज पे मार्केट सब एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद ऊपर जाता है। अभी लाइव जो हमने ये जो पैंडेमिक का ये जो पूरा फेज है, मार्च से जो शुरू हुआ था, उसमें क्या हुआ, कोरोना की वजह से मार्केट नीचे आया, बराबर है।
तो जी सर। कोरोना की वजह से इधर से नीचे आया मार्केट। निफ्टी ने ऑलमोस्ट 7,500 का लो हाँ। लगाया था, बराबर है। बट उसके बाद आपने देखा होगा कि मार्केट नीचे बोला। आने के लिए तैयार ही नहीं था। मतलब उधर क्या हुआ, 1 डेढ़ महीने में मार्केट नीचे आया, बट उसके बाद क्या हुआ कि लोगों के मतलब लोगों कोरोना इतना फैल रहा था, लोगों की मौत हो रही थी, जॉब्स बिजनेस सब बंद थे, ऑफिसेज बंद थे, तो इसीलिए क्या हुआ, लोगों का धंधा पानी सब बंद हो गया, लोग घर पे बैठने लगे, मतलब मंदी शुरू हो गई, ऐसा हमने देखा था। तो जी। फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा था, क्यों ऐसा हो रहा था? तो इसका मतलब क्या है सर, कि मार्केट ने 7,500 की लेवल पे पहले ही ये प्रेडिक्ट किया था कि कोरोना की वजह से इंडिया का जो जीडीपी है, मतलब इकोनॉमी कितना अफेक्ट करने वाली है, या कितने लोगों के जॉब जाने वाले हैं, या कितने लोगों की मौत होने वाली है, ये पहले ही मार्केट ने इधर प्रेडिक्ट कर लिया था। और उधर वो न्यूज़ डाइजेस्ट हो गई थी, इधर से जो इतना नीचे आया वहां तक। जी। और उधर से अभी मार्केट 13,200 तक आया है। तो मतलब जब भी कोरोना शुरू हुआ तब मार्केट कितना आया, 13,000 के लेवल से 7,500 आया। बट जी। वो जो पैंडेमिक का सीजन था, मार्केट नीचे ही नहीं रहा सर। ऐसा नहीं है कि अभी न्यूज आ गई वैक्सीन की और मार्केट ने छलांग लगाई। मार्केट ऐस- ऑलरेडी ऊपर आया है, जी। क्योंकि मार्केट ने ये सब प्रेडिक्ट कर लिया था, ये वैक्सीन कब आने वाली है और इसके कितना टाइम लगेगा। तो ये मार्केट एवरीथिंग, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो मार्केट में बाइंग करते हैं या कोई भी स्टॉक बाय करते हैं, तो उसको पहले से उनको उनको उतना कैलकुलेशन रहता है, उनका उनको पहले उतना नॉलेज रहता है, तो इसीलिए वो बाय करते हैं। तो इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी न्यूज आने वाली है, आपने देखा होगा कि आपने जब एंट्री ली मार्केट में, उसके बाद कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो अनाउंस होते हैं इधर। तो क्या होता है उसमें कि पर्टिकुलर स्टॉक है ना सर, अभी कंपनी का सपोज 10 तारीख है, 10th ऑफ दिसंबर को, सपोज बाटा इंडिया या आईसीआईसीआई बैंक का एक क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको मालूम रहता है पहले से कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, तो वो क्या करते हैं, पहले ही स्टॉक को बढ़ाते हैं इधर से। और इधर आने के बाद जब कंपनी रिजल्ट अनाउंस करती है अच्छा, तब जी। इधर क्या करते हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। क्योंकि इधर क्या होते हैं, जिनको कुछ मालूम नहीं रहता मार्केट के बारे में, वो क्या करेंगे, जस्ट टीवी हाँ। देखेंगे, रिजल्ट अच्छा आया है करके इधर बाइंग करेंगे। बट इधर क्या होने वाला है, स्मार्ट लोग जो है, जिन्होंने पहले ही बाय किया है ये स्टॉक, वो क्या करेंगे, इधर सेल करते हैं, और ये स्टॉक रिजल्ट आने के बाद भी नीचे आता है। तो ऐसा होता है सर मार्केट में, इसीलिए आपको जस्ट चार्ट है वो स्टडी करना है। अगर चार्ट आपको दिखाएगा कि हाँ इधर बाय करना है, तो बाय ही करना है, और अगर उसने बताया इधर सेल करना है तो सेल ही करना है। तो इसीलिए चार्ट नोज द न्यूज इन एडवांस। इसीलिए ऐस- मार्केट में कैसे स्मार्ट ट्रेडिंग होता है, ये आपको मालूम चाहिए। एक बात तो पहले ही ध्यान में रखिए सर, अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो टीवी देखना बंद कीजिए। बहुत से लोग जो होते हैं सर, वो टीवी देख के ही लॉस करते हैं। क्या होता है मैं आपको उधर बताता हूँ कि टीवी पे जो एनालिस्ट आते हैं सर, वो जो बोलते हैं कि ये शेयर बाय करो, ये इतना जाएगा, ये 2 दिन में इतना बढ़ेगा, तो ये अभी बाय कर लो, इसने ब्रेकआउट दिया है। तो वो क्या होते हैं सर, कंपनी के पेड एनालिस्ट होते हैं। मतलब कोई भी स्टॉक है, सपोज डेल्टा कॉर्प एक स्टॉक है, तो वो कंपनी क्या करती है, वो एनालिस्ट को पैसा देती है और बोलती है टीवी पे जाके आप जस्ट इतना इतना बताओ कि ये स्टॉक बाय करना है। बाय करना है मतलब हमारे जैसे बहुत से लाखों लोग होंगे, वो बाय करेंगे, कोई अच्छा एनालिस्ट आया तो जनरली क्या होता है, जब वो टीवी पे आता है तो वो बाय करने के लिए बोलता है,
तब क्या करते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी नीचे की तरफ लेके रखा है स्टॉक, वो क्या करते हैं, उधर सेल करते हैं, क्योंकि उनको सेल करने के लिए बड़े क्वांटिटी में उतना बायर भी अवेलेबल चाहिए इधर, बराबर है ना, तो ही उनका सेल होगा। तो इसीलिए ये जो एनालिस्ट होते हैं ना, ये ऐसा काम करते हैं। तो ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है और बाद में क्या होता है, नीचे आता है। तो लोग क्या करते हैं, नॉलेज नहीं रहता, ये ऊपर जाएगा करके और होल्ड करते हैं और वो ये नीचे जाने लगता है। तो इसीलिए टीवी देखना बंद कीजिए सर। ओनली अगर आपको चार्ट क्या कैसे वर्कआउट होता है ये मालूम है, तो आपने जो भी एंट्री ली है वो राइट एंट्री ली है। ठीक है, तो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ये था पहला रूल। अभी जी सर जो दूसरा रूल है उसके पास हम बढ़ेंगे। तो मैंने जो बताया आपको कि तीन प्रकार के अप ट्रेंड में आपको तीन प्रकार के फेजेस दिखेंगे। उसमें ट्रेंड जो है, तो उसमें एक रहता है अप ट्रेंड, दूसरा रहता है डोंट। डाउन ट्रेंड, और तीसरा रहता है कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड मूवमेंट। ठीक है, तो अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड जो है ना, उसमें भी तीन फेज रहते हैं सर। एक रहता है, एक जो ये अप ट्रेंड है उसमें फिर से तीन फेजेस है। एक है प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा है सेकेंडरी, और तीसरा रहता है माइनर। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रेंड मतलब क्या, ऊपर ज्यादा गया है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी ट्रेंड मतलब क्या, थोड़ा सा नीचे आया है, और नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऐसे चल रहा है वो। तो ये हो गया प्राइमरी ट्रेंड, ये हो गया सेकेंडरी, और ये हो गया माइनर, जिधर एकदम कम मूवमेंट होती है। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड में ये तीन पार्ट आते हैं। तो ये जो प्राइमरी ट्रेंड होता है ना, इसका ड्यूरेशन अराउंड 1 ईयर का रहता है। 1 साल तक ये प्राइमरी ट्रेंड चलता है। ये जो दूसरा सेकेंडरी ट्रेंड जो होता है सर, मतलब जिधर जिन्होंने बुक किया है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद थोड़ा सा प्राइस नीचे जाती है। तो ये जो फेज रहती है सर, ये अराउंड होती है 3 वीक्स टू 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये फेज रहती है 3 वीक्स टू 3 मंथ्स। और तीसरी ये जो माइनर फेज है सर, उसका जो ये है, वो ओनली अराउंड 3 वीक्स का रहता है, माइनर फेज। तो एक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में एक प्राइमरी ट्रेंड रहेगा, नीचे की नीचे भी आता है, तो ये प्राइमरी ट्रेंड है। वो कौन सा भी, अप ट्रेंड भी हो सकता है या डाउन ट्रेंड भी हो सकता ओके। है। तो ये जो बड़ा वाला ट्रेंड है, उसका ड्यूरेशन है वो 1 ईयर रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा जो पुल बैक मिलेगा सेकेंडरी ट्रेंड का, वो अराउंड 3 वीक्स टू 3 मंथ्स तक रहेगा। और उसके बाद जो माइनर कंसोलिडेशन रहेगा, वो भी अराउंड 3 वीक्स का रहेगा। ठीक है, तो ये होता है, ये है दूसरा रूल कि जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड के टाइप्स है, एक अप ट्रेंड में प्राइमर, उसके बाद पुल बैक मतलब सेकेंडरी मार्केट, और तीसरा जो होता है वो माइनर ट्रेंड। ठीक है, राइट। अभी तीसरा जो रूल है वो देखेंगे सर हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वॉल्यूम कंफर्म्स द ट्रेंड। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब है सर, आज एक पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ा है। वॉल्यूम इज नथिंग बट ट्रेडर्स पार्टिसिपेशन। मतलब बहुत से ट्रेडर्स या बहुत से लोग एक एट अ टाइम किसी भी स्टॉक में एंट्री लिए, बाइंग की या सेलिंग की, कौन सा भी हो सकता है वो। तो क्या होता है कि वो स्टॉक एकदम जोर से बढ़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत कोई न्यूज आती है, न्यूज के आने के कारण क्या होता है, उधर स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ता है। तो पार्टिसिपेशन मतलब सपोज बाय किया है, तो सेलिंग क्वांटिटी से एट द मोमेंट एकदम जोर से बढ़ी बाइंग क्वांटिटी, लोग हाइयर रेट पे भी बाइंग करने के लिए तैयार है, तो क्या होगा, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। तो सपोज कोई निगेटिव न्यूज है, सेलिंग क्वांटिटी बढ़ गई, तो लोग क्या कर रहे हैं, इधर सेल कर रहे हैं जो भी होल्डिंग है, क्योंकि उनको लग रहा है कि प्राइस इधर से नीचे जाएगी, तो वो
जो भी रेट आएगा नीचे की तरफ उस पे सेल करने के लिए रेडी है, तो वो स्टॉक एकदम जोर से नीचे जाता है। तो तब हम बोलते हैं कि हाँ अभी ये स्टॉक है, ये एकदम प्योर अप ट्रेंड में आया है, या इधर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आया है। तो ये वॉल्यूम डिसाइड करता है सर, उसमें हाँ, पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना वॉल्यूम हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में तो रखिए जब भी हम नेक्स्ट वीकेंड को जब चार्ट ब्रेकआउट देखेंगे, उसमें बस वॉल्यूम भी चेक करेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, जो कैंडल का साइज होता है वही दिखाती है हमें कि कितना इसमें वॉल्यूम हुआ है, मतलब जो बाइंग हुई है वो स्ट्रांग हुई है कि नहीं, ये हमें सब कैंडल ही बताने वाली है, जैपनीज कैंडल। तो उसके बाद जो लास्ट रूल है सर डाउ थ्योरी का, वो है ट्रेंड परसिस्ट अंटिल क्लियर रिवर्सल ऑकर्स। तो ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है सर कि एक लाइफ लॉन्ग एकदम बहुत से बार क्या होता है कि एकदम स्ट्रांग बाइंग होती है, ये बहुत साल तक ये जो स्टॉक है ये आउट परफॉर्म करता है या अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो उसका जो ट्रेंड होता है स्टॉक का, तो वो ऐसा होता है सर। तो इस रूल का मतलब क्या है, क्लियर रिवर्सल का मतलब क्या है, कि कुछ टेक्निकल टूल्स होते हैं सर, जिसका मतलब कुछ मूविंग एवरेजेस है या ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो ये जो टूल्स है ना, ये हमें बताते हैं कि स्टॉक का रिवर्सल, ये जो रिवर्सल आया है ये क्लियर रिवर्सल है कि नहीं। तो तब तक ये जो छोटे छोटे पुल बैक्स होते हैं सर नीचे की तरफ जी। जो आता है प्राइस, तो ये क्या है, इट इज नथिंग बट द बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो जब तक वो टूल्स जो है वो आपको सेल का सिग्नल नहीं देते, ठीक है, तब तक ये नीचे वाला आने वाला जो टाइम है या इधर जो पॉइंट है जिधर प्राइस आई है, तो इसको बोलते हैं पुल बैक। इधर बायर्स फिर से बाय करते हैं और इधर से प्राइस लिफ्ट अप होती है। तो क्लियर रिवर्सल स्टॉक में निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको बहुत से पैरामीटर्स के साथ स्टॉक का एनालिसिस करना पड़ता है, उसके लिए बहुत से मूविंग एवरेजेस आपको एक साथ ट्रेड मतलब एक साथ चार्ट पे देखने होते हैं। उसके बाद ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो भी देखना पड़ता है। अगर स्टॉक सभी के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है अभी स्टॉक में डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है और उसने रिवर्सल जो है क्लियर रिवर्सल अप ट्रेंड में से वो अभी दे दिया है। तो इसीलिए जब तक ये सभी मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तब तक अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होगा, ट्रेंड परसिस्ट रहेगा। ठीक है, और इसके सभी के नीचे गिरा तो ही वो नीचे जाएगा। तो ये था डाउ थ्योरी का चौथा रूल। ठीक है, तो इससे ये इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये आपको जस्ट ध्यान में रखने हैं सर। अभी इंट्राडे में जो मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, जो मैं हर एक को एनालिसिस का जो पार्ट है वो शुरू करने से पहले सिखाता हूं सर, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो वो जो रूल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कुछ भी करो वो आपको ध्यान में रखने हैं सर। ठीक है, पहला राइट। जो रूल है, तो उसमें मैंने जो अभी आपको पीडीएफ फाइल सेंड की है सर, तो अच्छा। उसमें ये देखिए, तो उसमें ये जो रूल्स है मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किया है, तो अभी ये वन बाय वन मैंने आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते वक्त। पहला जो रूल है सर, फॉरगेट द न्यूज एंड रिमेंबर द चार्ट। तो इसमें क्या है सर कि आपको ट्रेडिंग करते वक्त देखिए कि बहुत से लोग क्या करते हैं, 10-10 टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन किए होते हैं, टीवी चालू रहता है, मोबाइल चालू रहता है, फेसबुक के ग्रुप्स चालू रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत से लोग है ना, जो हजारों ट्रेडर्स काम करते हैं मार्केट में, वो कोई भी न्यूज आती है तो वो ग्रुप में डाल देते हैं कि राइट। ऐसे ऐसे न्यूज आ रही है वगैरह। नहीं तो आपके कभी कभी मोबाइल पे मैसेज आता है कि ये न्यूज आई है, ये स्टॉक बाय करो, इसको अपर सर्किट लगने वाला है, ये
ऊपर जाने वाला है। तो ये जो न्यूज है ना, ये रूमर भी हो सकती है, वी नेवर नो। तो या टीवी पे कोई भी न्यूज फ्लैश होती है, तो बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं देना है सर। आपको क्या करना है, रिमेंबर द चार्ट। अगर कोई भी न्यूज आई तो पहले आपको चार्ट देखना है। चार्ट ने दिखाया कि हाँ अभी ये बाइंग लेवल ब्रेक कर रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है तो ही बाय करो। अगर आपके बाइंग लेवल पे नहीं है वो, तो बिल्कुल भी मत बाय करो या ट्रेड ही मत लो। तो ऑलवेज रिमेंबर, फॉरगेट द न्यूज एंड रिमेंबर द चार्ट। कौन सी भी हालात में आपको पहले चार्ट देखना है। अगर आप चार्ट देखने की आदत डालोगे सर, तो चार्ट ही बताता है कि आगे क्या होने वाला है। सपोज कंपनी का अच्छा रिजल्ट आने वाला है तो चार्ट पहले ही बताएगा आपको कि इसको बाय ही करना है। ठीक है। राइट। तो ये था पहला रूल। दूसरा रूल क्या है सर, अभी मैं आपको बताता हूँ। ऑलवेज गो विद द ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या है, मैंने जो आपको बताया 3 प्रकार के ट्रेंड रहते हैं। तो ये जो रूल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज गो विथ ट्रेंड। द ट्रेंड। अगर आप इंट्राडे ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इंट्राडे में ट्रेंड कौन सा है ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपको ट्रेंड फॉलोअर बनना है सर हमेशा, ये ध्यान में रखिए। तो ट्रेंड फॉलोअर का मतलब क्या, अगर आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो लोग क्या करते हैं, ऊपर जा रही है मतलब इधर से नीचे आएगा तो इधर क्या करते हैं, वो ब्लाइंडली सेल करते हैं। ठीक है, ऊपर गया है मतलब। तो एग्जैक्टली इंट्राडे, यही। हाँ, तो इंट्राडे में ऐसा नहीं होता सर। तो जी। अगर ट्रेंड अच्छा है, तो ये जो सेल है, आपको वो कंफर्मेशन लेके ही सेल करना पड़ेगा। अगर ब्लाइंडली सेल किया, तो आपने कोई जो सेल शेयर सेल किया है वो किसी को दूसरे को बाय करने के लिए मिलता है, और वो प्राइस को और ऊपर लेके जाता है। तो और ऊपर जाने के बाद आप इधर क्या करते हो, इधर डबल क्वांटिटी सेल करते हो। इधर राइट। आपको लगता है कि आपने इधर जो सेल किया है इधर से तो पक्का नीचे आएगा, तो आप एवरेज करते हो सेलिंग का। बट ट्रेंड स्ट्रांग है इसीलिए ये स्टॉक और ऊपर जाता है, और इधर आप आपका डबल लॉस कर बैठते हो। तो लोगों का लॉस ऐसे ही होता है कि वो ट्रेंड को पढ़ नहीं पाते। अगर आपने ट्रेंड देखा है तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग इधर आपने बाय किया है, तो आपने इधर प्रॉफिट ही बनाया है क्योंकि आपने ट्रेंड को फॉलो किया है। मगर आप, अगर अभी देखिए मार्केट देखिए 7,500 से जो ऊपर आ रहा है, और अभी ऑलमोस्ट 12,000 के लेवल से 13,200 जो हुआ है मार्केट, उसमें बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा है मार्केट। देखा जी। आपने। तो इसका मतलब क्या है, लोग ऐसे बहुत से फंसे हुए हैं नीचे की तरफ, कि जिन्होंने 12,400 की तरफ से, कि उसके ऊपर जो ब्रेकआउट मिला निफ्टी का, उधर वो कंटिन्यूअस शॉर्ट कर रहे हैं और मार्केट ऊपर ही चला जा रहा है। तो ये जो लेवल्स है 12,500, 12,600, 12,700, इधर लोगों ने ब्लाइंडली शॉर्ट किया है। मार्केट का ट्रेंड तो अप है, पर फिर भी उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन के साथ सेल किया है कि मार्केट अभी ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। और अभी तो आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। तो नीचे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट को मालूम है कि बहुत से सेलर्स है ना, वो नीचे की लेवल पे फंसे हुए हैं। तो राइट। इसीलिए मार्केट जब तक ये सेलर्स को किल नहीं करेगा, मार नहीं देगा पूरी तरीके से, ये एग्जिट नहीं हो जाएंगे अपने शॉर्ट पोजीशन से, तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा। मार्केट का ये स्वभाव होता है सर, ये नेचर ही होता है। तो राइट। इसीलिए अगर आपको ट्रेंड मालूम है, अप ट्रेंड ही है, तो अप ट्रेंड में, इसमें आपको मैं दिखाता हूं चार्ट पे। अगर आपको मालूम है कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड ही चल रहा है पूरी तरीके से, तो आपको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है। मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए ऑलवेज गो विद द ट्रेंड। अगर निगेटिव ट्रेंड है, कोई भी स्टॉक ऐसे नीचे नीचे आ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। तो
जब बेरिश मार्केट है तब आपको सेलिंग करना है, और जब बुलिश मार्केट है तब आपको बाइंग करना है। बट नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, मतलब अगर प्राइस ट्रेंड ऊपर है, पॉजिटिव है, तब बिल्कुल भी सेल मत कीजिए, और अगर ट्रेंड निगेटिव है तो बिल्कुल भी बाय मत कीजिए। ठीक है, तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये रूल अगर ध्यान में रखोगे सर तो 50% आपका जो लॉस है ना, अननेसेसरी जो हो रहा है रॉन्ग लेवल पे, ये इससे अवॉइड करेंगे आप। तो अभी तीसरा रूल है, वो अभी हम देखेंगे। तीसरा जो रूल है उसमें लिखा है कि ऑलवेज बाय एट फर्स्ट पुल बैक फ्रॉम न्यू हाई एंड सेल एट फर्स्ट पुल बैक फ्रॉम न्यू लो। तो ये पुल बैक क्या होता है हमारे सेशन में नेक्स्ट वाले मैं बताने वाला हूँ। जो मैंने आपको बताया कि एक जो ट्रेंड होता है, ये एकदम कंटिन्यूअसली ऐसा कभी भी ऊपर नहीं जाता। नहीं। वो ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो ये जो नीचे के पॉइंट्स रहते हैं सर बाइंग ट्रेंड में, इसको बोलते हैं पुल बैक ऑफ द ट्रेंड। तो ये जो पॉइंट्स है, तो इधर हमें कैंडल स्टिक बताएगी, ये अभी जस्ट रूल ध्यान में रखिए कि इधर कैंडल स्टिक हमें बताएगी कि बाइंग करना है कि नहीं। या निगेटिव ट्रेंड है, सपोज नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऐसे पॉइंट्स में ये जो पॉइंट्स होते हैं ऊपर की तरफ, जिधर से सेलिंग शुरुआत होती है फिर, तो इसको बोलते हैं पुल बैक ऑफ द ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में ये पॉइंट्स है, इसको पुल बैक बोलते हैं, और डाउन ट्रेंड में ये जो पॉइंट्स है, इसको हम पुल बैक बोलते हैं। ठीक है, तो इधर हमें सेलिंग या बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये तीसरा रूल भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रूल क्या है देखेंगे। स्टॉप लॉस इज द इसेंस ऑफ ट्रेडिंग, डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस क्या है, बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते ट्रेडिंग करते वक्त। तो आपने सपोज एक स्टॉक इधर बाय किया है, ठीक है, तो बाय किया है मतलब वो ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट, ठीक है, और नीचे आया सपोज बाइंग प्राइस के तो आपका लॉस। तो ऐसी एक लेवल चाहिए सर आपके ट्रेड में हमेशा, तो वो लेवल हिट होने के बाद आप आपका लॉस जो है वो बुक करें, और वो पर्टिकुलर ट्रेड में से एग्जिट हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक इज नॉट मूविंग एज पर योर एक्सपेक्टेशन, तो उसको होल्ड करने में क्या फायदा। अगर वो प्रॉफिट ही नहीं दे रहा है तो उसको एग्जिट कीजिए और दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो जाइए। तो एक ऐसा लेवल रहता है जिधर हमें हमारा जो लॉस है वो बुक करना होता है, तो उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस लेवल। तो स्टॉप योर लॉस, तो वो सेलिंग जिधर आपका लॉस होने वाला है उस साइड में वो जो लेवल होती है वो प्लेस करनी होती है। सपोज आपने पहले सेल किया है स्टॉक, तो वो आपका जब भी नीचे आएगा स्टॉक तो वो आपको प्रॉफिट देगा। बट ये ऊपर जाने लगा तो इधर आपका लॉस होने वाला है। ठीक है, तो इधर आपका स्टॉप लॉस लेवल होता है। सेलिंग अगर करते हो तो ऊपर की तरफ होता है, बाइंग अगर करते हो पहले तो नीचे की तरफ स्टॉप लॉस होता है। तो ये जो स्टॉप लॉस है, ये कहाँ लगाना है, कौन सी जगह लगाना है, तो ये मैं आपको सब बताने वाला हूँ। आप हमारे जो एनालिसिस का सेशन होने वाला है आगे वाला, जिसमें जी। कैंडल स्टिक हमें बताने वाली है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाए। ब्लाइंडली बिल्कुल नहीं लगाना है वो स्टॉप लॉस, एक टेक्निकल लेवल रहेगी, लॉजिकल लेवल रहेगी, उसी के साथ उसी के हेल्प से आपको वो स्टॉप लॉस लगाना है कौन से भी ट्रेड में। ठीक है, तो पहले लॉस के बारे में सोचिए, आपका रिस्क कैलकुलेटेड लीजिए, कैलकुलेट कीजिए, और कैलकुलेटेड रिस्क के साथ अगर आप बने रहोगे कौन से भी ट्रेड में, तो आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, अभी हाँ। नेक्स्ट जो रूल है वो देखते हैं कि बाय एट सपोर्ट एंड सेल एट रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो मार्केट में देखिए, जब भी प्राइस ऊपर जाती है तो ऊपर की तरफ होता है रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ होता है सपोर्ट। जैसे
न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है सर, कि आप कैसे है कि अभी आप कुर्सी पे या टेबल पे आपका कंप्यूटर रखा है, तो कंप्यूटर इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, बराबर है। जब भी टेबल हम निकाल लेंगे तो कंप्यूटर नीचे गिरेगा। कब तक नीचे गिरेगा? तब जब तक उसको दूसरा सपोर्ट नहीं मिलता। आपके ऊपर रूफ है, अगर आपने बॉल ऊपर की तरफ फेंका तो वो रूफ को हिट होके नीचे आएगा, क्योंकि क्या है कि ये रूफ जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर ये रूफ हम निकाल देंगे इधर से तो बॉल और ऊपर जाएगा। और कब तक ऊपर जाएगा? जब तक उसको दूसरा रेजिस्टेंस नहीं मिलता तब तक। मार्केट में प्राइस को भी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूल अप्लाई होते हैं सर। तो हमारा रूल क्या कहता है कि ऑलवेज बाय नियर सपोर्ट एंड सेल नियर रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है, जब भी स्टॉक का जो सपोर्ट करीब आता है तो उधर क्या करते हैं, बहुत से हमारे जैसे बहुत से बायर्स होते हैं ना, वो स्टॉक को बाय करते हैं सर। उधर उनके ऑर्डर्स प्लेस किए होते हैं और सपोर्ट के नीचे वो अपना स्टॉप लॉस लगा के, अभी देखिए इधर बाय करने से अच्छा है उन्होंने सपोर्ट के नियर बाय किया। इसका मतलब क्या हो गया, उनकी जो रिस्क है वो कम कम हो गई, बराबर है ना। तो जितना आप सपोर्ट के करीब बाय करोगे कौन से भी स्टॉक को, आपका रिस्क उतना कम रहता है और प्रॉफिट उतना ज्यादा रहता है। तो वो क्या करते हैं, सपोर्ट पे बाय करके प्राइस को ऊपर जाने के बाद इधर सेल कर देते हैं, या रेजिस्टेंस जो होता है उधर अपना स्टॉक बुक कर लेते हैं। मतलब जो उन्होंने बाय किया है रेजिस्टेंस के करीब, वो अपने जो सेल ऑर्डर्स है वो इधर प्लेस करते हैं। तो इधर क्या होगा कि जब तक प्राइस इसके इधर आएगी तो इधर सेल ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं बहुत से, तो इसका मतलब है सेल क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो इधर से क्या होगा, प्राइस नीचे आएगी, क्योंकि इधर सेल क्वांटिटी ज्यादा है। तो इधर क्या करते हैं लोग, अपना प्रॉफिट जो है जो बाय किया है वो अपना प्रॉफिट इधर बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो बाय नियर सपोर्ट और सेल नियर रेजिस्टेंस, ध्यान में आया ये रूल। राइट सर। तो अभी देखिए कि ये तो एक रूल है, बट अगर सपोज प्राइस इधर से नीचे आ गई एंड इट स्टार्टेड मूविंग अप, इधर ही बाइंग वॉल्यूम बढ़ गया और इसने ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया, तो इधर क्या किया है लोगों ने, जिधर जिन्होंने इधर फ्रेश सेल किया है क्योंकि रेजिस्टेंस है नियर, उन्होंने क्या किया है, रेजिस्टेंस के ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगाए हैं, बराबर है। तो जी। इसीलिए ये स्टॉप लॉस इज नथिंग बट द बाइंग ऑर्डर। ये राइट। जिन्होंने इधर सेल किया है उन्होंने बाइंग प्राइस को स्टॉप लॉस लगाया है, तो बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस इधर है। तो इधर बाइंग बढ़ने के कारण क्या होता है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। तो ब्रेक होने के बाद जो भी सेल साइड में जिन्होंने इधर एंट्री लिया है वो सेल में से एग्जिट होते हैं, बराबर है। तो जी। मतलब इधर क्या हो गया, जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं उनके जो सेलर्स है उनके जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए वो उसमें से बाइंग वॉल्यूम इधर बढ़ गया, बराबर है। राइट। तो मैंने जो आपको रूल बताया कि आपने बॉल ऊपर फेंका तो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को हिट होके नीचे आया, बट अगर रूफ हमने निकाल दिया तो वो बॉल और ऊपर जाएगा। मतलब क्या होगा कि राइट। इधर फ्रेश बाइंग भी होगी, जी। देखा। तो जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं वो एक वॉल्यूम, और जिन्होंने फ्रेश है वो एक वॉल्यूम, ये दोनों एक साथ आते हैं और इधर से स्टॉक एकदम जोर से ऊपर जाता है। तो ये रीजन है, तब हम बोलते हैं कि हाँ स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक जोर से क्यों भागता है, इसका रीजन ये है कि जिन्होंने रेजिस्टेंस के नियर स्टॉप लॉस प्लेस किए हैं वो सेलर्स अपने ट्रेड में से एग्जिट हो जाते हैं, और न्यू बाइंग भी आती है कि हमारे जैसे ट्रेडर से जिन्होंने अभी तक ट्रेड नहीं लिया है वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अपना नया ट्रेड शुरू करते हैं, एक स्टॉक नया लेवल बनाता है। तो उसके बाद क्या होता है,
ऊपर जाने के बाद स्टॉक, अभी मैं आपको इधर एक रेजिस्टेंस का एग्जांपल दिखाता हूँ। मतलब सपोज आपने जो रिसेंट, ये देखिए, ये जो वीकली, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है, ये देखा, इधर yes, आने के बाद लोग सेल करते हैं स्टॉक, बराबर है। तो जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो ऐसे टाइम में क्या होता है, जिन्होंने इधर सेल किया है वो अपने सेल में से एग्जिट हो जाते हैं इधर, और इधर फ्रेश बाइंग बढ़ता है, फ्रेश वॉल्यूम बढ़ता है, और स्टॉक इधर से जोर से ऊपर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब हमें बाय करना चाहिए। और जब इधर क्या हुआ है, सपोर्ट टूट गया, support में, तो इसका मतलब जिन्होंने बाय किया था उन्होंने इसके नीचे हमारे स्टॉप लॉस लगाए थे, तो सपोर्ट ब्रेक हुआ है, इसका मतलब स्टॉक और भी नीचे जाएगा और एक नया सपोर्ट बनाएगा। तो ऐसे टाइम में क्या होगा कि sell, जो बायर्स है वो एग्जिट हो जाएंगे और इधर फ्रेश सेलर्स ऐड हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्टॉक और नीचे जाएगा और हमें देखने को मिलेगा कि स्टॉक ने एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है, हम नहीं तो हम उसका बोलते हैं कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है, सेलिंग साइड का ब्रेकआउट दिया है। तो इसी वजह से स्टॉक सपोर्ट टूटने के बाद नीचे गिरता है। तो इधर क्या होता है, जब भी सपोर्ट टूटेगा तब हमें क्या करना होता है, सेल करना होता है। तो ध्यान में आया, बाय जी, नियर सपोर्ट, सेल नियर रेजिस्टेंस, ये तो resistance, रूल है। बट right, बाय इफ द रेजिस्टेंस एंड सेल इफ द सपोर्ट गेट्स ब्रोकन। तो ये रूल हमें चार्ट दिखाता है, चार्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है उसमें हमें ये समझ में आता है। ठीक है, तो ये right, रूल हमें चार्ट ब्रेकआउट देखते वक्त फॉलो करने हैं। बहुत ही आसान रूल है, और ये हमें एक बार हमने ट्रेड किया तो ये समझ में भी आएंगे आपको। ठीक है, जी, तो नेक्स्ट रूल है, फॉलो द ट्रेंड लाइंस एंड नॉट द हेडलाइंस। लोग बहुत टीवी देखते हैं सर, तो अगर बहुत से देखिए, हम जो स्टॉक में ट्रेडिंग करने वाले हैं उसमें बहुत बार क्या दिखाई देता है कि प्राइस एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो इसमें क्या होता है सर कि जब भी प्राइस ये एक, इधर देखिए कि इधर उन्होंने बाय किया है, उधर बाय किया है, उधर बाय किया है, तो ये क्या होता है, हमें एक ट्रेंड लाइन के साथ जोड़ना होता है ऐसा। ठीक है, तो जब जी, भी स्टॉक इधर आता है तो इधर से इट इज लाइकली टू बाउंस। तो ये अगर ये इधर ऊपर जाएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो अगर इधर इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की तो ही ये इसके नीचे गिरेगा और इसमें फ्रेश सेलिंग आएगी। तो जी, इसीलिए जब तक स्टॉक एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है तब घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, ये बाय होके इधर से प्राइस ऊपर ही जाएगी। आपको पोजीशन कब कट करनी है, व्हेन दिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट गेट्स ब्रोकन। तो इसके लिए आपको चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, वो जी, आपको सीखना पड़ेगा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीकेंड को सिखाने वाला हूँ। बट जी, तब तक आपको बने रहना है ट्रेंड में जब तक प्राइस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, जी, उसके बाद नेक्स्ट रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है सर, कीप इन माइंड दैट नो वन नोज व्हाट इज नेक्स्ट। मार्केट में आगे क्या होने वाला है ये किसी को मालूम नहीं है। तो जी, मार्केट लव्स टू फूल द मासेस। यूज योर स्टॉप लॉस एंड टेक योर प्रॉफिट आउट ऑफ द वे मार्केट अलोंग द वे। मतलब क्या कि मार्केट जो है ना, अभी जिसके पास, अभी आपने बताया था कि आपके पास जो कैपिटल था तो वो अराउंड 15 लाख था और वो चला गया, लॉस हो गया उतना। जी, क्यों वो लॉस हो गया, एक तो मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ आपने ट्रेड किया होगा, और जी, उसके बाद अननेसेसरी पोजीशन को आपने होल्ड किया होगा। तो उसकी वजह से मार्केट को क्या होता है, मार्केट को अगर मेरे पास सपोज 1 करोड़ रुपया है अभी, ठीक है, और मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया अलग अलग स्टॉक में, एक ही स्टॉक में मैंने, सपोज अडानी पोर्ट का स्टॉक है या आईसीआईसीआई बैंक का है, 1 ही करोड़ स्टॉक
1 ही करोड़ का पैसा अभी मैंने लगा दिया। आईसीआईसीआई बैंक में लगाया एट अ टाइम। तो मार्केट में जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको मालूम रहता है कि किसी ने हेवी क्वांटिटी इधर बाय की है। मास मतलब क्या है? वॉल्यूम, बाइंग का वॉल्यूम। जी तो आपने ये पैसा लगाया है ये ऑपरेटर लोगों को, बड़े बड़े जो लोग हैं जो स्टॉक को चलाते हैं, जी मतलब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, उनको मालूम रहता है सर कि किसने कहाँ कितना क्वांटिटी प्लेस किया है। तो जी मैंने क्या किया है, विदाउट डाइवर्सिफाइंग माय कैपिटल मैंने एक ही अमाउंट एक ही लेवल पे लगा दी। तो वो क्या करेंगे, ये अपने इतने शेयर्स बाय तो होंगे बट ये स्टॉक क्या है, नीचे आएगा और वो जी जल्दी मुझे प्रॉफिट कमाने नहीं देंगे वैसे टाइम में। क्योंकि इनको मालूम है कि 1 करोड़ का स्टॉक अगर इसने वैल्यू बाय किया है और इधर से लेके गए ऊपर, तो वो क्विक सेलिंग भी कर देगा और क्विक प्रॉफिट बनाएगा। तो इसीलिए ऑपरेटर क्या करते हैं, अगर आपने कोई बड़ी अमाउंट इधर लगाई है तो वो स्टॉक को नीचे लेके जाते हैं और उधर ही रखते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना होता है, अगर बड़ा कैपिटल है आपके पास तो आपको वो अमाउंट है ना, 10-10 लाख के 10 ट्रेड में डाइवर्सिफाई करनी होती है या 5 ट्रेड में डाइवर्सिफाई करनी होती है, ताकि आपको रिस्क मिनिमाइज हो। ठीक जी है, मतलब अगर एक ट्रेड में लॉस हो रहा है तो दूसरा ट्रेड तीसरा ट्रेड जो है वो आपको प्रॉफिट कमा के देगा। बट एक ही आपको अमाउंट एक ही स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं लगानी है। ठीक है, ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर कैपिटल। नेक्स्ट रूल है कि प्राइस हैज अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी, चांसेस आर इट विल रिपीट द सेम मूव एट सेम लेवल। मतलब क्या है कि प्राइस हैज अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी। अभी सपोज ये जो लेवल है, अभी सपोज ये 335 का 345 का लेवल है टाटा केम का, तो इसने इधर क्या किया है, रेजिस्टेंस लिया है। तो भविष्य में ये नीचे गया तो इधर से फिर से इधर आया, तब इधर क्या हुआ, सेम थिंग हैपन, इधर से सेलिंग हुई, इधर से फिर से इधर आया तो इधर फिर से सेलिंग हुई। तो क्या है, प्राइस को मालूम रहता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जब भी प्राइस उसके नियर आएगी तब सेम थिंग हमें देखने को मिलेगी मोस्टली। और ये ब्रेक हुआ तो ही इधर के सेलर्स एग्जिट होंगे और इधर से ट्रेंड चेंज होगा। पर जब तक प्राइस और मूविंग एवरेज जो हम देखने वाले हैं आगे की एक ऐसी लाइन रहती है, तो जब भी प्राइस इधर इस पे आती है तो इधर स्टॉक इज बीइंग एक्यूमुलेटेड, ये ऊपर जाता है फिर से इधर आता है, इधर बाइंग होती है, इधर फिर से ऊपर गया, इधर आया, फिर से बाइंग हुई। तो प्राइस को मेमोरी होती है सर कि ये मालूम रहता है प्राइस को कि कौन से मूविंग एवरेज पे प्राइस सपोर्ट लेने वाली है। तो अकॉर्डिंगली जो बायर्स होते हैं वो मूविंग एवरेज के नियर आते ही बाइंग करना शुरू कर देते हैं और स्टॉक को फिर से ऊपर लेके जाते हैं। तो इसीलिए ये जो रूल है ना, प्राइस हैज अ मेमोरी, जब भी स्टॉक ब्रेकआउट होता है तब आपको ये जो रूल है वो ध्यान में रखना है, या इस रूल को ये फॉलो करना है आपको। ठीक है, सपोज कोई भी स्टॉक है उसको जब भी प्राइस 100 लेवल है उसका, तो 100 लेवल पे वो जब भी आता है तब वो बाउंस लेके ऊपर जाता है। तो वो सपोज 120 को गया, 120 पे धीरे धीरे सेलिंग हो गई और 3-4 महीने बाद ये फिर से 100 लेवल पे आया, तो इसका मतलब है स्टॉक विल रिपीट द सेम थिंग। इधर क्या हुआ था, बाइंग हुई थी, तो ये सपोर्ट पे बाउंस होगा, वो इधर बाइंग हो गई है और ये और ऊपर जाने की इधर कोशिश करेगा। तो ये जो रूल है प्राइस हैज अ मेमोरी का, तो वो हमें बताता है कि एक सपोर्ट पे अगर बाइंग हुई है तो फिर से स्टॉक वो उधर आएगा तो उधर बाइंग ही होगी। ठीक है, जी अभी नेक्स्ट जो रूल है वो है नेवर इनिशिएट योर ट्रेड इन द ओपनिंग बेल, वेट फॉर द मार्केट टू मेक इनिशियल हाइज एंड लोज। मतलब जो मार्केट में 9:15 बजे जो रेगुलर मार्केट शुरू होता है सर, उधर आपको 9:15 से 9:30 तक
वेट एंड वॉच करना है, इधर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि क्या होता है कि जो स्टॉक न्यूज में रहते हैं, मैंने जो आपको बताया, बड़े बड़े लोगों को पहले ही न्यूज रहती है कि ये स्टॉक दूसरे दिन ऊपर जाने वाला है, तो वो क्या करते हैं, जब पहले दिन के 3:15 बजे वो स्टॉक बाय कर लेते हैं। और क्या करते हैं कि दूसरे दिन जब मार्केट शुरू होता है, जब वो गैप अप ओपन होता है स्टॉक, तो वो क्या करते हैं, झट से वो क्विक प्रॉफिट बुक करते हैं, अपना जो इधर बाय कर लिया है वो इधर क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो इतना प्रॉफिट उसको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, हमने अगर इधर ब्लाइंडली बाय किया गैप अप ओपनिंग में, तो वो स्टॉक उसके बाद नीचे आता है, थोड़ा एक्यूमुलेट होता है और फिर से धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। इतना पेशेंस तो हम में नहीं रहता। तो हमने क्या, हमने इधर बाय किया है, इतना नीचे आया, हम सेल भी कर देते हैं वो, क्योंकि हमारी एंट्री गलत होती है। तो इसीलिए मार्केट को या स्टॉक को 9:15 से 9:30 बजे तक जब भी वो ओपन होता है, तो पहले उसको हाई लोज फॉर्म करने दीजिए, तभी आपको स्टॉप लॉस प्लेस करने की एक लॉजिकल लेवल मिलेगी। तो इसीलिए ये जो मोमेंटम रहता है वो बहुत हाई रिस्क मोमेंटम रहता है 9:15 से 9:30 बजे तक। तो इस बीच में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, मार्केट को सस्टेन होने देना है और उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। नेक्स्ट रूल है कि जो मैंने आपको बताया था, स्टॉप लॉस इज द इसेंस ऑफ ट्रेडिंग, नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बनाए रखना है आपको। अभी नेक्स्ट रूल जो है, रिड्यूस द लॉसेस विथ स्टॉप लॉस एंड इंक्रीज द प्रॉफिट विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो इसका मतलब क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल के साथ इधर दिखाता हूं। ये सपोज आपने क्या किया है, इधर एक स्टॉक बाय किया है और इधर आपका स्टॉप लॉस है, ये एग्जिट लेवल है और ये आपका टारगेट है। तो अभी देखिए, मैंने इधर बाय किया है और स्टॉक ऊपर 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 भी गया है इधर से। तो मैंने इधर क्या किया, सिर्फ देखता रहा और इधर से क्या किया, मार्केट रिवर्स हुआ और इधर से मेरा स्टॉप लॉस उसने हिट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, मैंने सिर्फ देखा है मार्केट को, मैंने एक्शन नहीं ली है। जी तो एक्शन बहुत जरूरी है सर मार्केट को लेने में। मतलब मार्केट समझने के बाद आपके ट्रेड में एक्शन लेना, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप लॉस में जा रहे हो, तो वो लॉस कट करना भी बहुत जरूरी है। इट्स ओके टू बी रॉन्ग, बट रॉन्ग अगर आप हो रहे हो, वो आपको जितने जल्दी से जल्दी समझ में आए उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है। तो अभी जी ये जो ट्रेडिंग हैबिट है ये गलत है, तो मुझे एक्शन लेना है। एक्शन लेना है मतलब स्मार्ट ट्रेडिंग है ना, जो बाकी के लोग नहीं करते, वो मुझे करना है। तो वो ट्रेडिंग में कैसे कर सकता हूं, मैं आपको इधर बताता हूं। ठीक है। जी आपने कितना प्रॉफिट कमाया है सर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने कितने स्मार्टली आपने आपके रिस्क मैनेज की है और वो पैसा कमाया है, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक ही ट्रेड नहीं है, बाकी ये ट्रेड क्लोज करने के बाद बाकी एक दो ट्रेड भी आपको इंट्राडे में मिलने ही वाले हैं। तो जी इसीलिए एक ट्रेड में बिल्कुल फंसे नहीं रहना है। और मार्केट में आपको जो अगर प्रॉफिट बढ़ाना है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बढ़ाना है। अभी देखिए क्या है, दूसरी जो कंडीशन है ये मैं आपको बताता हूं। मैंने इधर स्टॉक बाय किया और जी ये ऊपर गया, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है कि इधर एट दिस स्टेज मुझे लग रहा है मेरा टारगेट तो ये है, बट मुझे लग रहा है कि ये रिवर्स होगा। तो रिवर्स होने के बाद अभी देखिए क्या हो रहा है कि सपोज मैंने इधर 500 क्वांटिटी बाय किया है, ओके। जी और मैंने इधर क्या किया, 250 क्वांटिटी है वो बुक कर दिया, क्योंकि जी आगे क्या होने वाला है इधर मुझे मुझे मालूम नहीं है। ठीक है। तो 250 क्वांटिटी मैंने इधर बुक किया और ये स्टॉक इधर से फिर से आया और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर दिया इसने। ठीक है। तो जी मतलब मेरे जो 250 शेयर रहे थे, उसने क्या किया, मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। मेरा जो 500 का इधर लॉस होने वाला था, सपोज 1:1 रिस्क रिवॉर्ड से, वो मेरा जस्ट
जीरो हो गया क्योंकि मैंने इधर 250 जो प्रॉफिट था वो बुक कर लिया था, वो 250 का प्रॉफिट इधर चला लॉस। गया मेरा, बराबर है। तो जी मेरा ओवरऑल प्रॉफिट गया, जी मतलब जीरो हो गया मेरा। अभी देखिए और एक कंडीशन में इधर आपको बताता हूं। इधर सेम कंडीशन मैंने बाय किया है और इधर मैंने टारगेट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो मैंने इधर स्टॉक को बाय किया, स्टॉक ऊपर भी चला गया और मैंने इधर 500 में से 250 क्वांटिटी है वो सेल कर दी, ठीक है। मैंने मतलब पार्शियल प्रॉफिट है या हाफ प्रॉफिट है वो मैंने इधर बुक कर लिया। अभी आगे क्या होने वाला है मुझे मालूम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इसके साथ, जो मेरा ट्रेलिंग ये जो स्टॉप लॉस होता है ना, ये राइट। मैं क्या करूंगा इधर ट्रेल करूंगा। तो इधर ट्रेल करने के बाद अगर ये हिट होता है तो भी मैंने हाई जो प्रॉफिट। प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है, ठीक है। अगर ये जो स्टॉक है ये इधर से नीचे आया और इधर से फिर से ऊपर गया और मेरा टारगेट हिट कर दिया, तो मैं जो रिमेनिंग 500 की 250 क्वांटिटी है मैं इधर बुक कर सकता हूं, बराबर है। तो जी ये ट्रेड में और ये ट्रेड में क्या फर्क है ये देखिए। इधर मैंने क्या किया था, पार्शियल प्रॉफिट तो बुक किया मगर स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया, इसकी सेम। वजह से माय ट्रेड एंडेड इन लॉस, बराबर। बट जी इधर क्या हुआ, मैंने प्रॉफिट भी बुक किया और स्टॉप लॉस क्विकली इधर लाके खड़ा कर दिया, मतलब इधर से जो हिट होता है तो भी मुझे टेंशन नहीं है, मैंने मेरी रिस्क जो है वो जीरो कर दी है इधर। वो राइट। आएगा हिट भी करेगा तो भी मुझे टेंशन नहीं है। 250 शेयर मैंने तो बुक कर लिए है, अगर ये ऊपर गया तो भी मैं रेस्ट ऑफ द शेयर आई विल सेल। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपका प्रॉफिट बढ़ाना। तो ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये भी एक टेक्निकल लेवल है। तो आपको किधर और कैसे वो ट्रेल करना है, सपोज इधर आपको लग रहा है कि स्टॉक में आज मोमेंटम है तो ये और ऊपर जाएगा, तो आपको क्या करना है कि स्टॉप लॉस और ये जो लेके। स्टॉप लॉस है, ये जो इधर का स्टॉप लॉस है ये इधर लाके खड़ा करना है। जी तो ये जो लोग जो बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं सर, वो जी ट्रेलिंग के स्टॉप लॉस के साथ ही कमाते हैं। ऐसा नहीं तो मार्केट को कुछ भी मालूम नहीं रहता आज ये स्टॉक इतना ऊपर जाने वाला है या नहीं। जी अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है और ये स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड में बने रहना है ऐसा आपने सोचा, तो ही आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। बट उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ट्रेलिंग के स्टॉप लॉस के साथ आपको आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। राइट। हाथ में आया हुआ प्रॉफिट बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, क्योंकि मार्केट में हजारों अपॉर्चुनिटीज मिलती है सर। जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको छोड़ना नहीं है, जो भी मार्केट से प्रॉफिट मिले उसको एटलीस्ट हाफ प्रॉफिट तो आपको बुक करना है, ठीक है। आपका राइट। रिस्क कैसे मिनिमाइज करे उस पे ज्यादा ध्यान देना है सर आपको। जब भी जी आप प्रॉफिट बुक करोगे, प्रॉफिट को देखते रहना और प्रॉफिट को बुक करना ये दो अलग अलग चीजें हैं सर। तो इसीलिए एक्शन लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट। अभी नेक्स्ट रूल है कि अवॉइड इनिशिएटिंग ट्रेड व्हेन यू आर नॉट श्योर। अगर आप कोई भी ट्रेड में डाउट में हो सर, अगर आपको पता नहीं है, जो सिस्टम तो सिग्नल दे रहा है मतलब, पर आपको मन में ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक नहीं भागेगा, ये नीचे आएगा, तब ऐसे टाइम में बिल्कुल भी ट्रेड मत लीजिए। जितना आप ट्रेड कम लोगे बट श्योर शॉट लोगे उसमें आपको कॉन्फिडेंस चाहिए सर। अगर कॉन्फिडेंस के साथ ही ट्रेड लोगे तो ही प्रॉफिट आने के बाद आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। बट अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बिल्कुल भी ट्रेड मत लीजिए, वो ट्रेड का कुछ भी फायदा नहीं है, वो आपका कॉन्फिडेंस लूज करेगा, क्योंकि वो जब वो नीचे जाएगा लॉस में जाएगा तब आपको आप बोलोगे कि हाँ मेरा माइंड पहले से ही बोल रहा था कि इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो इसीलिए जब भी कॉन्फिडेंस है, श्योर है,
तभी आपको वो ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। नेवर नेक्स्ट जो रूल है, नेवर एंटर और एग्जिट इन पैनिक आफ्टर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन, स्टिक टू योर लेवल्स, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। कभी कभी क्या होता है सर, अभी ये जो मार्केट है इट इज ड्रिवन बाय पीपल ओनली, ये लोग चलाते हैं मार्केट। ऐसा नहीं है कोई भी एक बंदा बैठा है और वो मार्केट को चला रहा है ऑर्डर देके। जब भी बाइंग बढ़ेगी तब स्टॉक बढ़ने ही वाला है, सेलिंग जी। बढ़ेगी स्टॉक स्टॉक नीचे ही आने वाला है। तो कभी कभी क्या होता है सर कि ऐसा कुछ न्यूज आता है कि पॉलिटिकल न्यूज है, सपोज ग्लोबल, सपोज अर्थक्वेक अर्थक्वेक हुआ किसी में, किसी दो देशों ने एक दूसरे के खिलाफ वॉर छेड़ दिया। तो ऐसे न्यूज मार्केट को अफेक्ट करते हैं सर। तो इसमें क्या होता है, एक अच्छा ट्रेंड एकदम जोर से नीचे आने लगता है। तो अगर क्या होता है, सस्टेनेबल, अगर प्राइस, ये टेम्पररी न्यूज है और ट्रेंड अच्छा है, तो प्राइस क्या करती है, फिर से ऊपर जाने लगती है, ठीक है। तो ऐसे टाइम में क्या करना है आपको, अगर आपको लग रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आपको आपके स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेंड में बने रहना है। और स्टॉप लॉस, स्टिक टू योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो ये टेम्पररी कभी कभी न्यूज रहती है, रूमर्स रहती है, और उसके कारण क्या होता है, मार्केट नीचे आता है। इस न्यूज पे किसी का कंट्रोल नहीं रहता सर, ये एक बात ध्यान में रखिए। तो इसीलिए आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट, ये जो है आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। अभी इसके बाद जो कभी कभी क्या होता है कि प्राइस नीचे आने लगती है और ट्रेडिंग में आपको समझ में आता है कि प्राइस अभी नीचे नहीं, मतलब अभी प्राइस ऊपर नहीं जाने वाली। तो ऐसे टाइम में आप क्या कर सकते हो कि when ship starts to sink, don't pray, just jump। मतलब कभी कभी क्या होता है, मार्केट ने अगर ट्रेंड चेंज कर दिया तो बी रेडी टू बुक योर लॉस। when ship starts to sink, don't pray, just jump। जो भी सीएमपी है, जो है भी मार्केट वैल्यू है, ऐसे टाइम में आपको आपका ट्रेड जो है वो एग्जिट कर देना है, या आपका लॉस जो है वो बुक करना है। क्योंकि ऐसे न्यूज बहुत से बार आते हैं कि वो जी। उससे क्या होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है एकदम एग्जैक्टली। ऐसे बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, बट कभी कभी ऐसे अचानक से होता है। तो ऐसे टाइम में क्या करना है आपको, आपका जो लॉस है वो बुक करना है और ट्रेड में से एग्जिट होना है। उसके बाद मार्केट को शांत होने देना है, और उसके बाद फिर से सिग्नल मिले तो फिर से आपको उसमें ट्रेड लेना है, ठीक है। बट एग्जिट स्ट्रेटेजी हमेशा रेडी होनी चाहिए सर। हम्म। और अभी लास्ट रूल है, वो है पेशेंस। तो पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम, ऑलवेज एक्सरसाइज पेशेंस। तो इसमें देखिए सर कि इंट्राडे ट्रेडिंग है, तो मैंने जो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो रूल बताया है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छे ट्रेंड में आप जितना देर तक बने रहते हो उतना आपका प्रॉफिट मिलेगा। मतलब सपोज आपको ये एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है, तो ब्रेकआउट मिलने के बाद आप आपने क्या किया है, इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया। ये रिस्क है आपकी कि जब भी इसके नीचे आएगा स्टॉक तो मैं एग्जिट कर लूंगा, बट इसके ऊपर जितना भी गया तो उतना आपका प्रॉफिट है। तो बहुत से लोग 2-3 दिन में इधर तक जाता है स्टॉक, वो बुक कर लेते हैं, जी। बट उनको मालूम नहीं रहता कि स्टॉक और भी ऊपर जाने वाला है। तो ऐसे टाइम में पेशेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ऑलवेज एक्सरसाइज पेशेंस। जितना आप पेशेंस एक्सरसाइज करोगे, पेशेंस के साथ ट्रेड करोगे, उतना ही आपका छोटे से रिस्क के साथ प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि अभी ये जो है ये डेली स्टॉक है, सपोज इधर आप इधर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, ये देखिए। तो इधर क्या हुआ, स्टॉक ने बहुत बार इधर से रिवर्सल दिया था, तो स्टॉक इधर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट जी। होने के बाद 345, 334, ये जो लेवल है इधर लोगों ने बाइंग की है। बाइंग करने के बाद 1-2 दिन बाद उन्होंने 370 गया वो स्टॉक, इधर सेल कर दिया। अभी और कितना बढ़ेगा,
तो बढ़ने के बाद जिन्होंने सेल किया वो अभी रिग्रेट कर रहे होंगे कि स्टॉक ने अभी 490 टच किया कुछ ही दिनों में। तो ऐसे होता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है, 340 के नीचे, ये ब्रेकआउट लेवल है, इसके नीचे आया तो मैं मेरा ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। बट अगर उसके साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है तो ये कितना भी ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए आपको ब्रेकआउट देने के बाद पेशेंस एक्सरसाइज करने हैं सर। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग का काम है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में या पोजिशनल ट्रेडिंग में आप अगर राइट ट्रेड लेते हो, करेक्ट ट्रेड लेते हो और स्टॉक में बने रहते हो तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट उसमें मिलता है। तो ये कुछ रूल्स थे सर, मैंने जो मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से बनाए हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश की है, सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश की है। ठीक है। तो आप एज अ न्यू ट्रेडर थे, क्योंकि बहुत से लोग है ना पहले से मार्केट में काम करते हैं ना, तो उनको मालूम रहता है कि ये क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग या एनएससी बीएससी का स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो रूल्स है इसीलिए ये मालूम चाहिए कोई भी सीखता है उससे पहले। तो इसीलिए मैंने अभी आपको ये सिखाने की कोशिश की है। अभी नेक्स्ट वीकेंड को हम डायरेक्ट जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, मतलब ये जो रेड ग्रीन के कलर के कैंडल आपको दिख रहे हैं, तो जी ये सर। अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं। तो ये कौन सा कैंडल किसके लिए कहाँ यूज करना चाहिए बाइंग सेलिंग के लिए, ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद चार्ट ब्रेकआउट्स है, मूविंग एवरेजेस है, और भी बहुत पार्ट्स है, वो हम नेक्स्ट वीकेंड को, नेक्स्ट सैटरडे को देखने वाले हैं सर।